Hello everyone, I'm back with a new reel and my today's reel is about it's really high time to understand the American diplomacy in world politics। जिस तरह से अमेरिका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी डिप्लोमेसी प्ले कर रहा है, ये समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से वर्ल्ड में एक शांति दूत बन के अपने आप को पेश कर रहा है कि हमने हर वॉर में सीज फायर करवा दिया। पर यदि आप इन सब के पीछे का जो रीजन देखेंगे तब आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यदि हम अमेरिका की बात करें तो आप समझ ही सकते हैं कि इस समय अमेरिका की हालत किस तरह की है। जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने उन्होंने टैरिफ इम्पोज करा, और टैरिफ इम्पोज करने से जिस तरह से वहाँ की इकोनॉमी गड़बड़ा गई, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके चलते अमेरिका को काफ़ी लॉस हुआ, और वहाँ आप देख ही सकते हैं कि वहाँ के बिजनेसमैन ने भी काफ़ी सफ़र करा। अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड में कई कंट्रीज हैं जो कि इकोनॉमिकली एक पावरफुल पोजीशन लेते जा रहे हैं या मिलिट्री के लेवल पे स्ट्रांग होते जा रहे हैं, ये सारे कंट्री अमेरिका के लिए बड़ा थ्रेट है, और इसी को रोकने के लिए अमेरिका उल्टे सीधे प्लान कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। पहले रशिया यूक्रेन वॉर के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है तो मैं कहूँगी वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन वाली पॉलिसी नाटो को लेकर थी, जो वही सबसे बड़ा रीजन था इस वॉर के इनिशिएट करने का। रशिया हमेशा से बोलता रहा है कि जिस तरह से अमेरिका नाटो को ईस्टवर्ड एक्सपांड कर रहा है वो वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। जिस तरह से यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डोवा, ये जो कंट्रीज हैं ईस्टवर्ड के, इनको वो नाटो में मिलाना चाहता है। इससे डायरेक्टली वो रशिया पे नजर रख सकता है, और ये चीज़ें रशिया के लिए बहुत ही नेगेटिव हो सकती हैं। इस वॉर के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था। अब आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में देखा कि किस तरह से उनको काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिनरल मिल सकते हैं, किस तरह से उन्होंने जेलेंस्की से डील करी, किस तरह से ये पूरे वॉर सिचुएशन को उन्होंने एक डील में कन्वर्ट करा और पूरा एक डिफरेंट गेम खेला, और इस तरह से सीज फायर वाली सिचुएशन क्रिएट करने की बात करी। अब हम आ जाते हैं इजराइल ईरान वॉर पर। इजराइल ईरान वॉर पे जो भी ये वॉर सिचुएशन थी, इसमें सबसे बड़ा लॉस हो रहा है अमेरिका को, क्योंकि इससे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, और ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं डेफिनेटली ये अमेरिका की इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। जेपी मोर्गान के हेड ने साफ कहा है जिस तरह से इस वॉर के चलते हुए ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक प्लान सोचा, उन्हें लगा कि यदि हमारी इकोनॉमी ही डैमेज हो जाएगी तो इट विल बी टफ टू सर्वाइव इन दैट सिचुएशन। उन्होंने कहा कि इस वॉर को भी स्टॉप करा जाए, और तभी हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इजराइल ईरान वॉर में अपना इंटरफेयर करा। फिर हम बात करते हैं थर्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर की, जो कि एक तरह से वॉर था भी नहीं इंडिया पर। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान ने टेरर अटैक करा, इंडिया ने खाली उन्हीं जगहों पर अटैक करा है जहां पर इंडिया को टारगेटेड प्लेस मिले, जहां टेररिस्ट थे, या फिर उनके एयर स्पेसेस को लेकर। इन एयर स्पेसेस में कहीं एयर स्पेस ऐसे या कुछ एक एयर स्पेस ऐसे हैं जहां पर अमेरिका अपनी स्पाई एक्टिविटीज करता है। अमेरिका ईरान और अफगानिस्तान के अगेंस्ट में यहीं से स्पाई एक्टिविटीज करता है, और यदि इंडिया इस तरह से तब जो पाकिस्तान के एयर स्पेस बर्बाद कर देता तो ये सारी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी इंटरनल वहाँ की जो सिक्योर इंफॉर्मेशन थी जो उन्होंने गैदर करी थी वो ख़त्म हो सकती थी। वहाँ पर कई उनके जो कॉस्टली वेपन्स थे उनका लॉस हो सकता था। तो डेफिनेटली जो अमेरिका ने रोल प्ले करा है ना, कोई भी सीज फायर का रोल प्ले नहीं करा है। अमेरिका ने अपने प्रॉफिट को देखा है हर जगह, जहाँ उनको जिस लेवल पर प्रॉफिट मिला है उस पर काम करा है। अब इस लेवल पे यदि अमेरिका को नोबेल पीस प्राइज दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। जो इंसान खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करके वहाँ से अपना प्रॉफिट देख के सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर रहा है चीज़ों को, हम उसको नोबेल प्राइज कैसे दे सकते हैं। यदि हम ओवरऑल सिचुएशंस देखेंगे तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये जो बड़े कंट्रीज हैं जो अपने पावर को मेंटेन रखना चाहते हैं, किस लेवल पर डिप्लोमेसी करते हैं, किस तरह से कंट्रीज को आपस में वॉर सिचुएशन में एंगेज कराते हैं, अपना बेनिफिट लेते हैं, और किस तरह से साइडलाइन करते जाते हैं सिचुएशन को। तो ये चीज़ें एनालाइज करना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है, और डेफिनेटली इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी भी उसी लेवल पे करनी पड़ेगी,
क्योंकि आज की सिचुएशन ये है कि हमें अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, एंड समहाउ इंडिया इज डूइंग इन द वे। हम लोग उसी लेवल पे काम कर रहे हैं, हम भी इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के ही डिसीजंस ले रहे हैं फ्यूचर में, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट यदि आप देख सकते हैं तो ये जो प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम में बहुत ही डिफरेंट लेवल की डिप्लोमेसी प्ले करी जा रही है। इसमें कंट्रीज को अपने सर्वाइवल के लिए डिप्लोमेसी करनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से सुपर पावर्स बढ़ती जा रही हैं, या बड़े कई कंट्री जो कि पहले उस लेवल पे नहीं थे अब एक स्टैंडर्ड पोजीशन पर आते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर्स थी उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होता जा रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशंस काफ़ी डिफरेंट है, डिप्लोमेसी बहुत ही डिफरेंट लेवल पर प्ले करी जा रही है, और इन सब चीज़ों को एनालाइज करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो होप यू गाइज एंजॉय दिस रील। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।